अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद उमर और ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी एसीसी F1 के लिए, जिसे फाउंडेशन इन बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आए सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम दो सेक्शन पे बेस्ड है। सेक्शन ए में आप देखेंगे 30 एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स और 16 एमसीक्यूज़ फॉर 1 मार्क। टोटल मिला के 76 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको अराउंड 46 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में अगर आप देखें तो 6 ओटीक्यूज़ होते हैं और 4 मार्क्स ईच। ओटीक्यूज़ क्या होते हैं? ओटीक्यूज़ बेसिकली होते हैं कि आपको एक केस स्टडी या एक सिनेरियो दे दिया जाता है और उसी सिनेरियो के रिलेटेड आपको 2 से 3 एमसीक्यू अटैम्प्ट करने पड़ते हैं एक ओटीक्यू में। तो आप देखेंगे, आप अगर आप टोटल करें, सेक्शन ए में 76 मार्क्स हो गए और सेक्शन बी में अराउंड 24 मार्क आपके हुए। टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है। आगे चलें, इस एग्ज़ाम के बैकग्राउंड की बात करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है एसीसीए को फाउंडेशन से बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए? तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई एसीसीए को कि वो चाहता है कि स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और इस एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ें? उन चीज़ों को भी अब देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि मॉडर्न अकाउंटेंट्स जो हैं, उनका रोल अब काफ़ी चेंज हो गया है पहले की निस्बत से। अब अकाउंटेंट से सिर्फ ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो आपके सिर्फ डेटा एंट्री कर दे या बुक कीपिंग कर दे और आपके फाइनेंशियल्स तैयार करके आपको दे दे। वो प्रीवियस रोल था अकाउंटेंट्स का। पहले ऐसा हुआ करता था किसी ज़माने में, आज से 10-20 साल पहले। ठीक है? अब जो अकाउंटेंट्स का रोल हो गया है, अब कुछ इस तरह का है कि अकाउंटेंट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको बिज़नेस की भी अच्छी नॉलेज हो, वो टेक्नोलॉजी को भी समझता हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसको अच्छी आती ही आती हो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब क्यों ज़रूरी है एक अकाउंटेंट के लिए बिज़नेस और टेक्नोलॉजी को समझना? वो कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पॉइंट देखें, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, नंबर 1 पॉइंट देखें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। Accountants play a crucial role in strategic planning and decision making. They need to understand the business context, industry trends, and market dynamics to provide insightful advice to management. अब इमेजिन करें एक अकाउंटेंट को बिजनेस का अलिफ पे ही नहीं पता, इंडस्ट्री ट्रेंड नहीं पता, मार्केट में क्या चल रहा है सब कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है। तो क्या वो एक कामयाब अकाउंटेंट है या नहीं? ऑब्वियसली नहीं है। जब तक उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो एक अच्छी एडवाइस मैनेजमेंट को दे ही नहीं सकता। नंबर 2 पॉइंट देखें, फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ आपको शेयर करता हूँ। आपको ये बात पता भी होगी कि गूगल और मेटा जो है, फेसबुक और गूगल वगैरह, ये सब आपका जो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो डेटा वो अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं। फिर वो डेटा वो मार्केटिंग कंपनीज की तरफ भी जाता है, सेल आउट किया जाता है उस डेटा को, जिससे आपको, जैसे कि आप मार्केटिंग देखते होंगे, एक टारगेटेड कैंपेन्स चलती है, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं। जैसे कि आप कभी सर्च करें कि यार शूज़ कहाँ अच्छे मिलेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि खुद ब खुद आपके पास शूज़ के एड्स आने लगेंगे। आपने ऐसा नोटिस किया होगा। वो किस तरह हो रहा होता है? वो इस तरह होता है कि आपके पीछे बैकग्राउंड में मेटा और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब एक बात ये देखें कि डेटा वो स्टोर कर रहे होते हैं, उनके पास डेटा जमा हो रहा होता है। उस डेटा को इस शक्ल में लाना, इस शेप में लाना कि वो इस्तेमाल हो सके, ये भी टेक्नोलॉजी का काम है। ये भी टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज़ होती है। इसमें भी बिज़नेस की इम्प्लीकेशंस आ जाती है। बिज़नेस को ये बात पता होनी चाहिए, अकाउंटेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन-सा डेटा आपका काम का है, कौन-सा डेटा काम का नहीं है। तभी आप एक सक्सेसफुल कैंपेन रन कर सकते हैं। अगर सक्सेसफुल कैंपेन नहीं रन करेंगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है? इस बात को आप तो दिमाग में रखते हुए सेकंड पॉइंट ये पढ़ें, फाइनेंशियल एनालिसिस। Accountant must be able to analyze financial data, identify areas for improvement, and provide recommendations to drive business growth and profitability. एक अकाउंटेंट को टेक्नोलॉजी की इसलिए भी समझ होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतर जज बन सके, एक बेहतर आपको फैसले में आपकी मदद ले सके कि ये डेटा जो हम फिल्टर करके इस पे हम कैंपेन चला रहे हैं, क्या वो फ़ायदा देगा भी या नहीं देगा। अकाउंटेंट को खुद को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, वो डेटा को फिल्टर करने के काबिल होगा, तभी तो उस पे वो मशवरा दे पाएगा, रिकमेंडेशंस दे पाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपकी। थर्ड पॉइंट देखें, रिस्क मैनेजमेंट।
Accountants need to understand that the business risk and opportunities to design effective internal controls and risk management strategies. टेक्नोलॉजी के साथ नए थ्रेट्स भी आए हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, डेटा थेफ्ट का थ्रेट होता है, डेटा आपका चोरी ना हो जाए, लीक ना हो जाए। तो एक अकाउंटेंट को इस बात में भी जो है टेक्नोलॉजी का आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा किस तरह लीक हो सकता है, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती है अगर डेटा लीक हुआ है या डेटा चोरी हुआ है। तो अगर उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तभी वो एक सीरियस लेके इसको एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस बना पाएगा एक अकाउंटेंट, और रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज बना पाएगा। अगर उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि डेटा चोरी होना कितना एक संगीन चीज़ है, तो ज़ाहिर है उसके इंटरनल कंट्रोल्स भी वीक होंगे, उसका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। आगे देखते हैं। अच्छा, वो तो सारी थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें। अब देखें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें देखें। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। Technology has transformed the accounting function, and accountants need to be proficient in using accounting software such as ERP to streamline process and improve efficiency. अब इमेजिन करें एक अकाउंटेंट को ERP सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, उसको एक्सेल नहीं आता, तो क्या वो कामयाब अकाउंटेंट है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उसे ERP में फ्लुएंट होना चाहिए, उसे एक्सेल में फ्लुएंट होना चाहिए, जो कि क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजिकल चीज़ है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स ही उसको अगर सही इस्तेमाल करना नहीं आते होंगे, उसे इस बारे में पता ही नहीं होगा, तो किस तरह कामयाब अकाउंटेंट बन पाएगा? नंबर 2 पॉइंट देखें, वही बात आ गई डेटा एनालिसिस की। Accountants must be able to work with large data set and use data analytics tools and create visualizations to communicate complex financial information to stakeholders। ठीक है, फिर वही बात आ गई आगे साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। With the increasing use of technology, accountants need to ensure the security and privacy of financial data and understand the risk associated with the cyber threats। नंबर 4 पॉइंट देखें, digital transformation. Accountants need to be aware of emerging technologies like blockchain, artificial intelligence, and cloud computing, and how they impact the accounting functions and the business as a whole। अब फिर वही बात आ गई, जैसे मैंने पिछली आपको स्लाइड में बताया कि अकाउंटेंट को नई टेक्नोलॉजीज का आइडिया होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि पूरा आपका क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। एआई टूल्स आ गए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ें हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारी चीज़ें अकाउंटेंट्स को मालूम होनी चाहिए, उस पर अकाउंटेंट को इन चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छा आज के ज़माने में एक अच्छा और एक कामयाब अकाउंटेंट माना जाएगा। आगे समरी देख लें। इन समरी, अ मॉडर्न अकाउंटेंट्स needs to be a hybrid professional combining traditional accounting skills with business acumen and technological expertise to provide value to organization in today's fast-paced and rapidly changing environment। अकाउंटेंट को एक हाइब्रिड प्रोफेशनल बनना है, और ये एग्ज़ाम उसका एक फर्स्ट स्टेप है। इस एग्ज़ाम में जो आप कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे वो आपको आगे भी काम आएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगे आपको। अगली स्लाइड पे आए। हाउ विल योर ट्यूटर यानी कि मैं बी हेल्पफुल इन दिस एग्ज़ाम। अब देखिए मैं हेल्पफुल कैसे होऊंगा इस एग्ज़ाम में। अब एक बात मैंने नोट की है, मैंने एसीसी के प्लेटफॉर्म्स देखे हैं सोशल मीडिया के, वहाँ जो ये बच्चे F1 अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं वो पूछते हैं कि यार 15 दिन इनफ है इस एग्ज़ाम्स के लिए, F1 के लिए 20 दिन इनफ है या एक महीना इनफ है। और उनको नीचे कमेंट्स में जो है लोग मशवरा भी दे रहे होते हैं कि हाँ ये पूरा थ्योरी का पेपर है, 20 दिन 25 दिन इनफ है इसके लिए, आप 20 दिन 25 दिन पढ़ें, एक थ्योरी को आप गो थ्रू करें और फिर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लें, जो कि बहुत ही गलत मशवरा है। ये एग्ज़ाम मैं मानता हूँ कि इसका पासिंग रेशियो अच्छा है और कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा ईजी भी है, लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि अगर बच्चा जल्दबाजी में सब्जेक्ट ही पढ़ता है और अपने कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट्स बनाए बना इस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर लेता है तो हो सकता है पास भी हो जाए। लेकिन नुकसान क्या होगा उसमें, जब वो एसबीएल की स्टेज पे जाएगा तब उसके पास एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स की, उसको वापस फिर शुरू से ही दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। एसबीएल जो है वो इससे काफ़ी एडवांस लेवल पे ऑपरेट करता है। एसबीएल में एग्जामिनर ये जो है वो होप करता है, वो एक उम्मीद करता है कि यार बच्चा F1 पढ़ के आया है तो उसके पास बिजनेस और टेक्नोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो उस बच्चे को याद होंगी ही, जबकि हमारे यहाँ का बच्चा वो ऑलरेडी भूल चुका होता है क्योंकि उसने 20 दिन में एग्ज़ाम खत्म कर लिया था। तो आपने इस एग्ज़ाम्स को कम से कम इस एग्ज़ाम को F1 को आपने 2 महीने तो देने हैं ताकि आपकी लॉन्ग टर्म की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा ऑब्वियसली। और मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, और उसके साथ एक 5 से 6 साल का मेरा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का और ये कोर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरा बैकग्राउंड है।
जिसमें मैं आपको हेल्प करूँगा कि ये सब चीज़ें देखने में कि प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़नेस और टेक्नोलॉजी किस तरह आपको हेल्प कर रही होती है, किस तरह बिज़नेस के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आपने इस एग्ज़ाम को गो थ्रू करना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस एग्ज़ाम को आपने इम्प्लीमेंट करना है। और आखिरी के तीनों पॉइंट आप देखें वो तो ऑब्वियसली मस्ट हैं हर ट्यूटर के लिए। एग्ज़ाम सिलेबस जो है कंप्लीट एग्ज़ाम सिलेबस की कवरेज जो मॉक एग्ज़ाम में आपके लूँगा बिल्कुल लाज़मी, और पास एग्ज़ामिनेशन से भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप फ़ॉलो करेंगे, मेरे साथ चलेंगे और मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलेंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। लॉन्ग टर्म आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और एग्ज़ाम भी आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा। चले आते हैं हम सिलेबस एरिया की तरफ। हाँ, यहाँ से आप देखें तो इस एग्ज़ाम के आपको सिलेबस गाइड एक नज़र आ रहा होगा। इसमें ए बी सी डी ई एफ, एफ तक आपके सेक्शंस हैं। सेक्शन ए देखें, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टेक होल्डर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और यहीं से हम जो है आज शुरू करेंगे सेक्शन ए से, और इस सेक्शन को जो है हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज इस एग्जाम को हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आगे नीचे आए देखें, सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होगा। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड कंपेटिटिव फैक्टर्स। तो ये एक सेक्शन ए का एक ओवरव्यू है। शुरू करते हैं हम द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। डेफिनेशन देखें, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट विच परस्यूज कलेक्टिव गोल्स which controls its own performance and which has a boundary separating it from its environment. मेजर एलिमेंट्स देखें इस डेफिनेशन की। सोशल अरेंजमेंट, अब आप सोच रहे होंगे यार एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस सोशल अरेंजमेंट क्या होता है उसमें। सोशल अरेंजमेंट ये होता है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग जो है एक साथ आते हैं, इकट्ठे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, कलेक्टिव गोल्स पर काम करने के लिए। कलेक्टिव गोल्स क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल होते हैं, कुछ भी हो सकता है गोल। प्रॉफिट अर्न करना गोल हो सकता है, पब्लिक वेलफेयर एक गोल हो सकता है, शेयर होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना एक गोल हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके के लोग एक सोशल अरेंजमेंट में आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग कलेक्टिव गोल्स में काम करने के लिए। कंट्रोल परफॉर्मेंस देखें, अब देखें जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं कलेक्टिव गोल्स पे काम करने के लिए, अगर उन्होंने एक एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ होगा तो उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी। ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में होता है कि किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को लेके चल रहे हैं। अगर अच्छे कंट्रोल्स होंगे, अच्छा बिजनेस प्रोसेस बना हुआ होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर वीक कंट्रोल्स होंगे और प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, प्रोसेस में गैप होगा, कम्युनिकेशन में गैप होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है बुरी होगी। बाउंड्री पे बात करें, बाउंड्री क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, आपने देखा होगा अकाउंटिंग में, एक बिजनेस जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो ओनर से अपने सेपरेट होती है, तो उसकी बाउंड्रीज भी अलग होती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये एक डेफिनेशन थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। नीचे आए और देखें, रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में क्यों आती है। पॉइंट्स देखें, इट ओवरकम्स पीपल इंडिविजुअल लिमिटेशंस वेदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। देखिए, एक बंदा कोई काम कर रहा होगा तो वो एक अकेला बंदा है, उसकी लिमिटेड नॉलेज होगी, लिमिटेड लिमिटेड उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी होगी। जब मल्टीपल लोग एक साथ आते हैं तो हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड का होगा, तो सबकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी सबकी मिला के, और फिजिकल कैपेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। कोई सप्लाई चेन का एक्सपर्ट होगा, कोई अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, कोई बिजनेस का एक्सपर्ट होगा, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग अगर आके एक साथ काम करेंगे तो एक इंडिविजुअल की लिमिटेशंस को वो ओवरकम कर लेंगे। अकेला बंदा जो काम कर रहा होगा उससे बेहतर कुछ लोग मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखें, इट इनेबल्स पीपल टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। मैंने पहले पॉइंट में ये बात बताई, कुछ अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के। कुछ मार्केटिंग के लोग होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मार्केटिंग होता है। कुछ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को अ, जो वो सबसे अच्छा कर सकते हैं उसकी ये आज़ादी दे देती है ऑर्गेनाइजेशन।
टाइम सेविंग, जाहिर है बिल्कुल ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम कर लेंगे। अगला पॉइंट देखें, अक्यूमुलेट एंड शेयर नॉलेज। फिर वही बात जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होंगे, वो आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, सबकी नॉलेज एक साथ अक्यूमुलेट होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, सिर्फ बिजनेस के लिए अच्छा है। एक अकेला आदमी की नॉलेज से ज़्यादा बेहतर है कि यार एक ग्रुप की नॉलेज हो। नंबर आखिरी पॉइंट देखिए इसमें, इनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर सिनर्जी। सिनर्जी क्या होती है कि जब एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में एक साथ काम करते हैं और एक अच्छा बिजनेस प्रोसेस वो बना लेते हैं, तो उसे सिनर्जी कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ इकट्ठे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपस में जब वो साथ काम करते हैं तो सिनर्जी बनने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगला पॉइंट देखें, अगला टॉपिक है फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंशिएट हम किस तरह कर सकते हैं? नंबर वन पॉइंट है ओनरशिप, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड आपको पता होगा कि यार पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड उसके शेयर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में बटे रहते हैं, वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते। कंट्रोल में देखें, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स। अब डिफरेंट तरीके के कंट्रोल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। जो एम्प्लॉयज़ कंट्रोल कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट कंट्रोल होती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे होते हैं। नंबर थ्री पॉइंट देखें, एक्टिविटी, व्हाट दे डू सच एज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। अब कंपनी क्या काम कर रही होती है, क्या उसका बिजनेस जो है कोर बिजनेस है, उसके बिहाफ पे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि रेस्टोरेंट है, वो अलग बिजनेस है, उसका बिजनेस जो है वो है लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमाना। मैन्युफैक्चरिंग है, एक फैक्ट्री है वो स्वेटर्स बना रही है, तो उसका बिजनेस जो है वो कपड़े कपड़े का बिजनेस है उसका। ठीक है। नंबर फोर पॉइंट देखें, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। इस तरह भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज आपने देखी होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रॉफिट बनाना, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि आपको जेडीसी है पाकिस्तान में, एडी है, उसका मकसद जो है सिर्फ पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करना है, उसका मकसद जो है वो प्रॉफिट बनाना नहीं है। तो इस तरह भी डिफरेंशिएट होता है। आगे देखें, लीगल स्टेटस, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। लिमिटेड कंपनी, जैसे मैं आपको बात की थी कि पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप बिजनेस है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। साइज से डिफरेंशिएट हो सकता है। अगला पॉइंट साइज है, स्मॉल, मीडियम और मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल आपको पता होगा, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है, वो उसको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगले पॉइंट देखिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस और बोथ। अब देखें, एक छोटा सा इदारा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस पे जो भी फाइनेंसेस आते हैं वो ओनर के इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। अगर आप कंपेयर करें एक पब्लिक लिमिटेड एंटिटी से, तो उसमें वो डेट यानी कि बॉन्ड्स इशू करके भी फाइनेंस रेज कर लेती है, अपने शेयर्स बेच के भी फाइनेंस रेज कर सकती है। तो जिस तरह कंपनी का फाइनेंस होता है, जो उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। टेक्नोलॉजी यूसेज, ये भी बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। ज़रा छोटी कंपनी होगी उसके प्रोसेसेस बिल्कुल सिंपल होंगे, एक मल्टीनेशनल होगी तो उसके बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होंगे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही होगी। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। अगले पॉइंट में देखें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। प्रॉफिट जिसे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उसको देखें, हैव ओनर्स हुज प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ब्रैकेट में डिविडेंड, while their secondary goal is to provide either goods or services or both, from which they generate revenue and also obtain input at low cost. अब एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी होती है, इसका गोल क्या होता है कि यार मेरा प्रॉफिट या मेरा डिविडेंड जो है वो बढ़ता जाए। सेकेंडरी गोल क्या है उसका? लोगों को सर्विसेज या गुड्स देना। ठीक है। और इसका एक गोल क्या होता है कि यार अपनी जो है इनपुट कॉस्ट, अपनी जो हमारी कॉस्ट है, उसको हम कम से कम रखें। अब इसके कंपैरिजन में आप दूसरा देखें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, दे हैव पब्लिक और बेनिफिशरीज एज स्टेक होल्डर,
Their primary goal is to provide goods and services and also to minimize cost of providing the goods and services such as charities. अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसका मेन जो है उसका मकसद यही होता है कि यार हम अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं हम सोसाइटी जो इसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है उसको फ़ायदा पहुंचाएं और जो हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम कम से कम कर सकें बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी दे पब्लिक को। ये नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मकसद होता है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए फर्दर। नीचे देखें आए। अब सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। पब्लिक सेक्टर, दे आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड और रन बाय सेंट्रल, लोकल और गवर्नमेंटल एजेंसीज, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, प्राइमरी स्कूल्स, आर्म फोर्सेस, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब पब्लिक सेक्टर भी है ये भी आपको पता होगा यार, कुछ इदारे गवर्नमेंट के ओन्ड होते हैं, उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। अब उनका मकसद भी कभी कभार हो सकता है प्रॉफिट में जो है प्रॉफिट जनरेट करना। वैसे लेकिन मोस्टली ये होता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए बनते हैं। उनका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मेन एम जो होता है उसको अपनी सोसाइटी को सर्व करना ही होता है। अगला पॉइंट देखें। नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज। NGO is an independent voluntary association of people acting together for some common purpose. These organizations are into various activities aimed at providing social and political environmental change. हम मैंने पहले आपको एग्जांपल दी जैसे JDC हो गया, AD हो गया, चीपा वेलफेयर हो गया। ये सारे पाकिस्तान के NGOs हैं जिनका मकसद जो होता है एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। आखिरी देखें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Cooperative societies are the businesses owned by their workers or customers who share the profit. आपने एक शराब साइकिल्स का नाम सुना होगा। वो एक प्राइम एग्जाम्पल है पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जहाँ उसके जो बिजनेस ओनर जो हैं वो उसके वर्कर्स हैं और उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आगे देखें। अगला टॉपिक देखें इसमें, स्टेक होल्डर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। पहला टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है, सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। Stakeholders' goals and objectives. These are individual or group of people that have legitimate interest in the business and activities of the organization. Moreover, different individuals have different interests in the organization. There are three broad type of stakeholders in an organization. अब तीन मेजर टाइप के स्टेक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफाइन किए गए हैं यहाँ पर। इंटरनल इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है? एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, who are interested in the continuation, growth and survival of the organization. अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल। क्या उनका मेजर कंसर्न होगा कि यार उनकी एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न में रहे और सर्वाइव करती रहे। द इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज आर जॉब सिक्योरिटी, करियर मूव, प्रमोशन, बेनिफिट, सेटिस्फेक्शन। अब ज़ाहिर है एंटिटी गोइंग कंसर्न होगी तभी उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, एम्प्लॉयज़ को करियर मूव मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और मैनेजमेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सही है। सेकेंड टाइप देखें, connected stakeholders, shareholders, customers, suppliers, franchisors, suppliers and financiers. They have interest in the performance of the organization to satisfy their financial and non-financial needs, but are not employees of the organizations. कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन है? आपके पता होगा, आपके शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं और फाइनेंसर्स हैं। उनका आपसे बिजनेस से, आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो कीन होते हैं, उनका एक मेजर इंटरेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। सप्लायर्स को आपको रॉ मटेरियल सप्लाईज कर रहे हैं, इन्वेंट्री सप्लाई कर रहे हैं, तो उनका पैसा फंसा हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कस्टमर्स आपसे चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो उनका भी ज़ाहिर एक अच्छा इंटरेस्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। शेयर होल्डर्स उन्होंने तो आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया है, वो तो इनडायरेक्टली ओनर हैं इस इनडायरेक्टली दोनों तरीके से शेयर होल्डर्स जो है ओनर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका तो इंटरेस्ट लाजमी होगा। सर आगे देखें। थर्ड काइंड है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की, द कम्युनिटी, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, professional bodies, local authorities, community at large. Moreover, another classification of stakeholders would be based
on those that have a contractual relationship with the company or not. आप देखे होंगे यार, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, अ, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ यूनियंस बने हुए होते हैं जिन्हें आप प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। लेबर का एक ग्रुप होता है, लेबर यूनियन होती है, टीचर्स की यूनियन है, आपकी एम्प्लॉय यूनियन है, जो आपका कोई उनका ताल्लुक तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन फिर भी वो एक स्टेक होल्डर होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? जैसे कि अगर कोई मिसहैप हुआ, लेबर के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लेबर यूनियन में उसने शिकायत कर दी। अब लेबर यूनियन आपके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो जो आपके लिए बैड पब्लिसिटी होती है। अब उनका डायरेक्टली तो है आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको जो है आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी के। बाकी जो कम्युनिटी एट लार्ज, अगर आप कोई अनएथिकल कोई काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो कम्युनिटी में जो है फेवरेबल नहीं माना जाता, तो उस पर कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर सकती है, तो उन्हें भी आपने खुश रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है, अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो ये सब चीज़ें, जो ये जो लोग हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी कंपनी से, लेकिन एक ना एक आपका कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है। ठीक है, अच्छा ये स्टेक होल्डर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो आज के लिए एक अच्छा स्टॉपिंग पॉइंट है। अ, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स से। तो उम्मीद है अब तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पर वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे, तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ अनक्लियर है तो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।